हाँ, सो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि और लीनियर कम्बिनेशन क्या है? लीनियर कम्बिनेशन ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये लीनियर कम्बिनेशन का एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर हम ये हमारा वेक्टर स्पेस है, तो अगर इस वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास ये वी वेक्टर हो और U1, U2, U टिल UK ये भी वेक्टर स्पेस के ही मेंबर्स हों, तो अगर हम इसी वेक्टर स्पेस के किसी वेक्टर को बाकियों के सम के फॉर्म में लिख सके, जिस तरह का ये वाला जो सम है, तो इस सम को लीनियर कम्बिनेशन कहा जाता है। और इसके अंदर ये U1, U2 और UK जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर स्पेस के मेंबर है और ये V भी वेक्टर स्पेस का ही मेंबर है, लेकिन हम इस V वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ U1, U2 और UK लिखते हैं। इससे पहले हम वेक्टर्स लिखते थे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, जो कि यहाँ पर E1 होता था, यहाँ पर E2 होता था और यहाँ पर E3 होता था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम इसी किसी कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर V जो हम वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं, हम उस वेक्टर V को इन टर्म्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द स्पेस लिख रहे हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है, उसको कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन। और फिर ये उसका एक स्पेशल एग्जांपल है कि ये मेरे पास एक सबसेट है, एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है, इसके अंदर सिर्फ 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 डायमेंशनल स्पेस का सबसेट है। तो इन 3 वेक्टर्स में से अगर आप इसको नोट कर ले, तो ये जो V1 वेक्टर है, इस V1 वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3V2 प्लस V3। V1 इज इक्वल टू 3V2 प्लस V3। तो ये V1 का जो ये वाला फॉर्म है, ये इस फॉर्म को कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन। और लीनियर कम्बिनेशन का जो आइडिया है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे इसके बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा आगे। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए, ये वाला स्पेशली, कि हमने इस पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सपेंड कर लिया या इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया। सो ये प्रॉब्लम कर लिया। देन ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको क्विकली रीड कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारी हुई, वो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की थी, कि लीनियर डिपेंडेंस क्या है और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है। तो अगर ये मेरा जो लीनियर कम्बिनेशन है, अगर इस लीनियर कम्बिनेशन का जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको मैं जीरो वेक्टर के बराबर कर लूँ, तो ये साइड जीरो हो गया। अब ये एक वेक्टर इक्वेशन है, तो अगर इसका ये साइड जीरो है, तो इस वाले साइड को भी जीरो आना चाहिए। अब इस साइड के जीरो आने के बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे आसान पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये साइड जीरो हो और इसको भी आप जीरो ला रहे हैं, इस वाले साइड को भी जीरो ला रहे हैं, तो इसको जीरो लाने के लिए सबसे आसान पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे कांस्टेंट जीरो के बराबर रख ले। ये जितने भी कांस्टेंट्स है, जब ये सारे कांस्टेंट जीरो के बराबर होंगे, तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो, जितने भी टर्म है ये सब जीरो हो जाएंगे। तो जीरो प्लस जीरो विल बिकम जीरो। तो फिर दोनों इक्वेशन, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। तो अगर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो इस लीनियर कम्बिनेशन के जीरो बराबर आने की, कि जिसमें सिर्फ सारे कांस्टेंट जीरो के बराबर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि जो जिन वेक्टर का हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया है, जिस तरह V1, V2 और VK तक, ये सारे वेक्टर हम कहते हैं कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इस ट्रिवियल केस के अलावा कोई नॉन ट्रिवियल केस हो, जिसमें कि ये कांस्टेंट सारे जीरो के बराबर ना हो, कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये फिर वेक्टर जो है, जिनका लीनियर कम्बिनेशन बना हुआ है, वो बेशक 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, जितने भी बने, जितने भी यहाँ पर वेक्टर्स हमने कम्बिनेशन में लिए हैं, तो अगर उनका अगर ये सारे कांस्टेंट जीरो ना हो, उसमें से नॉन जीरो भी कुछ हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स यहाँ पर है, ये सारे ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें से मैं एक छोटा सा केस ले लूँ कि जिसके अंदर सिर्फ जिस कम्बिनेशन के अंदर सिर्फ दो वेक्टर्स हों और दो कांस्टेंट्स हों, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू जीरो। अगर इस लीनियर कम्बिनेशन को, जिसमें सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, अगर इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर लूँ, तो इसकी सबसे ट्रिवियल पॉसिबिलिटी ये है, ये साइड तो जीरो है, इस साइड को जीरो लाने के लिए ट्रिवियल पॉसिबिलिटी ये है कि या तो C1 भी जीरो हो और C2 भी जीरो हो, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी हो इसको जीरो बनाने की, तो फिर हम कहते हैं कि V1 और V2 आपस में क्या है, V1 और V2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर C1 इज इक्वल टू माइनस C2 हो और तब जाके C1 और C2 की वैल्यू, अगर C1 इज इक्वल टू माइनस C2 आप रख ले और फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, से जीरो आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। या इसके अलावा कोई दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल C1 इज इक्वल टू माइनस C2/3 या C1 इज इक्वल टू C2/2, या जो भी इनके दरमियान रिलेशन आ सकता है। तो अगर नॉन ट्रिवियल के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती हो, जिस तरह ये वाली पॉसिबिलिटी है या कोई और भी, ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, C1 इज इक्वल टू माइनस C2 या C2 इज इक्वल टू C3, C2 इज इक्वल टू 2C1, या जो भी है, जिस तरह भी पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। तो अगर नॉन ट्रिवियल केस के अलावा कोई दूसरी भी पॉसिबिलिटी बनती हो, तो फिर हम कहते हैं कि वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। और फिर ये चीज़ हमने थ्रू एग्जांपल देख लिया, तो इस एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया, और देन वी सा कि कौन कौन से वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन कौन से वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन आफ्टर दैट
हमने दो वेक्टर का लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस ज्योमेट्रिकली देख लिया कि अगर आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स हैं तो उनका लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। अगर दोनों वेक्टर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं जिस तरह ये वाले, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर दो वेक्टर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, उनका वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उनके टेल तो मिले हुए हैं लेकिन उनके हेड डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है, तो इस तरह का जो केस होगा उसमें हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के के, के लीनियर इस तरह से रिलेशन उनका बन सकता है। लाइक यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है कि v1 इज इक्वल टू माइनस v2, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इन दोनों वेक्टर का v1 और v2 में कोई आपके पास इस तरह का कोई सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नहीं बन सकता, जिस तरह यहाँ पर ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट इन दोनों वेक्टर के लिए बना हुआ है। तो अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, जिस तरह ये है कि v1 इज इक्वल टू माइनस 2v2। लेकिन अगर दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में कभी नहीं लिखा जा सकता, और इनका डायरेक्शन ये एक लाइन पे एक्ट नहीं करेंगे। तो ये दो वेक्टर देख लीजिए, एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, कि ये अलग अलग लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जब जब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो वो एक लाइन पे एक्ट करते हैं, या तो दोनों पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, जिस तरह ये दोनों यहाँ पर एंटी पैरेलल है और ये माइनस साइन वो चीज़ आपको दे रहा है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा था पिछले लेक्चर का। इसके बाद हमने फंक्शंस का लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस देख लिया था कि फंक्शंस का लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। तो फंक्शंस का लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम उसका रॉन्स्कियन लेते हैं। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आता है, रॉन्स्कियन इज एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट, इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो आता है तो फिर आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली अगर अगर ये नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो फिर आपके फंक्शंस जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन इन आवर लास्ट लेक्चर। अब हम इसी आइडिया को यूज करेंगे आज आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर। और आज का जो लेक्चर सर है ये जी जरूरी जी जी। सर ये जरूरी है कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर हम एक वेक्टर लेते हैं तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकेंगे। हाँ, अगर ये आप कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर आप लिख सकते हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है कि एक वेक्टर को आप बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें। ये आइडिया आपको आगे हेल्प करेगा, यस सर। स्पेशली आज के लेक्चर में यही वो चीज़ें जो हैं जितनी भी हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, लीनियर कॉम्बिनेशन की, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की, वो आइडिया यहाँ पर आज आज के लेक्चर में यूज़ होगा। और आज आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपको ये आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जब आप डिराक नोटेशन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें, स्पेशली ये बेसिस और ये आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ें, कि बेसिस क्या होते हैं, स्पैन सेट क्या होता है, और डायमेंशन क्या होते हैं किसी वेक्टर स्पेस के। सो लेट्स बिगिन विद दीज डेफिनेशंस। पहला, स्पैन सेट क्या है। सपोज मेरे पास इस एक सेट है और ये किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है। वी मेरा वेक्टर स्पेस है जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस है, और उस स्पेस का मैंने एक सबसेट ले लिया है जो एस है, और इसके अंदर v1 v2 अप टू वी के वेक्टर्स है। तो इसके अंदर k नंबर ऑफ वेक्टर्स और k कुछ भी हो सकता है। तो ये इस जो सेट है ये मैंने लिया हुआ है अपने वेक्टर स्पेस का एक सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर स्पेस के अंदर 1000 मेंबर है तो यहाँ पर मैंने उसके कोई 100 या 200 या 300 मेंबर्स इस सेट में से लिए हुए हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये इसका सबसेट है। जिस तरह सिंपल आप सब सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इस जो है ये आपके वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है। फिर इस कॉल्ड स्पैनिंग सेट। इसको स्पैनिंग सेट कहेंगे कब? इफ एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैं थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स से ये चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे वेक्टर स्पेस में 1000 वेक्टर्स हैं, और इस सबसेट के अंदर लेट सपोज 50 वेक्टर्स हैं इस सबसेट में। तो टोटल मेरे पास वेक्टर स्पेस के अंदर, जस्ट इन केस होता इस तरह नहीं है लेकिन जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, कि वेक्टर स्पेस में 1000 वेक्टर हैं और इस सेट के अंदर सिर्फ 50 वेक्टर्स हैं। तो अगर इन 50 वेक्टर्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना लूँ, और इन 50 के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं बाकी के 1000 वेक्टर जितने भी यहाँ पर है वो सब के सब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं बना सकूं, तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो एस है, ये एस सेट जो है, ये मेरे वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट है। और हम इसको कहते हैं कि इस सेट स्पेन्स द होल वेक्टर स्पेस। ये आइडिया आपको आ रहा है?
क्लियर हो रहा है बात? अब जो जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन उसका जो सबसेट है उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर इन लिमिटेड वेक्टर्स का आप लीनियर कम्बिनेशन बना ले, तो इनके लीनियर कम्बिनेशन से अगर आप बाकी के जितने भी वेक्टर्स इसके अंदर है, बाकी के जो 1000 वेक्टर इसमें हैं, यहाँ पर तो 50 वेक्टर्स हमने सपोज किए हैं कि इस सेट के अंदर 50 वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन बना लूँ इन 50 वेक्टर्स का, और इनमें से स्पेस के अंदर बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं इनके अलावा, ये वाले इन 50 के अलावा बाकी यहाँ पर 950 वेक्टर्स बचेंगे। तो अगर बाकी के 950 वेक्टर्स को मैं इनके लीनियर कम्बिनेशन से बना सकूं, तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो सेट है ये मेरे पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन कर रहा है। और या मैं कहूंगा कि इससे इस वेक्टर स्पेस के सारे वेक्टर्स बन सकते हैं, और इसको हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एस स्पेन्स वी, सिंपली कि मेरा जो एस सेट है वो पूरे के पूरे स्पेस को स्पेन करता है। ये उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है। तो चले इस एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एस एक सेट है, और इसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं, वन, और ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर का एक सबसेट है। तो ये R3 एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, और मैंने सिर्फ इस सेट के अंदर कितने मेंबर लिए हुए हैं? 3। रिमेंबर कि इस R3 के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जो कि 3 ये वाले वेक्टर हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। ट्रिपल ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर ट्रूपल, या हाँ ऑर्डर ट्रिपल जो है वो R3 पूरा का पूरा जो R3 है, मैंने सिर्फ उसका सबसेट लिया हुआ है, और इस सबसेट में सिर्फ 3 वेक्टर्स हैं। अब इन 3 वेक्टर से मैं पूरा का पूरा स्पेस बना सकता हूं, और वो कैसे? लुक इट, ये U मेरा जनरल 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें ये टर्म U1 है, ये U2 है, और ये U3 है। और ये चीजें कोई भी रियल नंबर हो सकती है। U1 कोई भी नंबर रियल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर रूट में कोई चीज हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल, कोई भी, ये U1 U2 और U3 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो U इस स्पेस का जनरल वेक्टर है, और मैं देखता हूं कि इन जनरल वेक्टर को मैं इनके लीनियर कम्बिनेशन में से ऑब्टेन कर सकता हूं या नहीं। तो देख ले, ये मैंने U ले लिया, अब मैं U को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, इनके। तो यहाँ पर मैंने पहला मेंबर ले लिया इसका। रिमेंबर ये स्केलर नंबर है, इसको नोट कर ले, ये वाला ये स्केलर है और ये वेक्टर है। इस लीनियर कम्बिनेशन को नोट कर ले, ये इस तरफ वेक्टर है जो बोल्ड लिखा हुआ है, ये U वेक्टर है, और इस तरफ ये स्केलर नंबर है। फिर ये 100 ये पहला वेक्टर है इस सबसेट का, और फिर ये U2 दूसरा कंपोनेंट है इस जनरल वेक्टर का, और ये स्केलर नंबर है। और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है दूसरे वेक्टर के साथ, फिर U3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है इस तीसरे वेक्टर के साथ। तो अब मैंने ये जो इक्वेशन मेरे पास बन गया है, ये लीनियर कम्बिनेशन है, और ये लीनियर कम्बिनेशन मैंने 3 वेक्टर्स से बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ऑर्डर ट्रिपल जो है, ये वेक्टर्स हैं, और ये जो है ये स्केलर नंबर है। अब देख ले, अगर मैं इनको परफॉर्म कर लूँ, तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर मुझे सिर्फ इससे मुझे सिर्फ U1 मिलेगा, इस वाले से मुझे सिर्फ U2 मिलेगा, और इससे मुझे सिर्फ U3 मिलेगा। और फिर इन सबको जब मैं ऐड करूंगा, तो मेरा जो कंबाइंड ऑर्डर ट्रिपल बनेगा वो U1 U2 और U3 होगा। इट मीन कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ये वाले, मैंने कोई सा जनरल वेक्टर ले लिया R3 का, और R3 का जो जनरल वेक्टर है मैंने इन तीनों वेक्टर से उसको ऑब्टेन कर लिया। तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो सेट है, ये इस सेट से मैं कोई भी वेक्टर बना सकता हूं, R3 का कोई भी वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, आपको लेट सपोज चाहिए R3 का ये वाला वेक्टर, लेट सपोज 3 5 और 6। आपको ये वाला वेक्टर जो है स्पेशल वेक्टर चाहिए, 3, जिसमें U1 की वैल्यू 3 होगी, U2 की वैल्यू 5 होगी, और U3 की वैल्यू 6 होगी। सो 3 5 और 6। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रख लोगे, यहाँ पर 5 रख लोगे, और यहाँ पर 6 रख लोगे, और इस लीनियर कम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 3 5 और 6 वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इस लीनियर कम्बिनेशन से आप R3 का हर एक वेक्टर बना सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं, सिर्फ ये 3 वेक्टर काफ़ी है हमारे स्पेस को, पूरे स्पेस के वेक्टर को बनाने के लिए। और हम कहते हैं कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं, दे स्पैन R3। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछ ले स्पैन सेट के बारे में। है कोई कंफ्यूजन या नहीं? शुड आई प्रोसीड? आवाज नहीं आ रही। आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम विद इंटरनेट कनेक्शन, और क्या है? सर जी एग्जांपल, जी जी, सर जी एग्जांपल थोड़ा रिपीट करो सर। एग्जाम्पल रिपीट कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं,
और ये तीन वेक्टर थ्री डायमेंशनल के तीन वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। और इस सेट को मैं कहता हूँ एस। इस सेट के अंदर तीन वेक्टर्स हैं और ये R3 वेक्टर हैं, थ्री डायमेंशनल वेक्टर हैं सारे। और ये इस R3 का सबसेट है। जाहिर है कि R3 के अंदर बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं R3 के अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ उस सेट से तीन वेक्टर लिए हुए हैं। अब इन तीनों वेक्टर का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा, ऐसे। तो अब मैं देखता हूं कि इस ये जो R3 है, इस R3 का मैं कोई सा जनरल वेक्टर लेता हूं। ये R3 का जनरल वेक्टर हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये नंबर यहाँ पर U1 U2 और U3 ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को जो कि U है, इस वेक्टर को मैं इन वेक्टर्स के, ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ। तो इस वेक्टर को मैं U1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस वेक्टर को मैं U2 से, और इस वेक्टर को मैं U3 से। रिमेंबर कि ये वाले जो U's हैं U1 U2 और U3 ये रियल नंबर्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं है। इस इक्वेशन में वेक्टर सिर्फ ये है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा पेयर एक वेक्टर है और ये तीसरा ऑर्डर ट्रिपल जो है ये एक वेक्टर है। अब ये मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं हर एक वेक्टर बना सकता हूँ R3 का। आप सिर्फ उसका नाम बताएं मुझे, जो भी आपने बनाना है। जिस तरह मैंने बता दिया कि 3, 5 और 6 बनाने के लिए आप U1 की वैल्यू 3 रख ले, U2 की वैल्यू 5 रख ले, U3 की वैल्यू 6 रख ले। आप बेशक कोई भी जो भी वेक्टर आप बनाना चाहें, आप सिर्फ उसकी करस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं √2 कामा √5 कामा कोई भी चीज़ जो आप ले ले, थर्ड लाइक 7, तो U1 की वैल्यू √2 रख ले, इसकी वैल्यू √5 जो भी आपने ली हुई है वो रख ले, और यहाँ पर U3 की जगह 7 रख ले। तो कहने का मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि U1 U2 और U3 की जगह कोई से नंबर रखते जाएं, क्योंकि ये स्केलर नंबर्स हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में ये फ्री नंबर्स होते हैं। आप कोई से भी स्केलर नंबर रखते जाएं और आपके पास ऑर्डर ट्रिपल आते जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 का हर एक वेक्टर बन सकता है। फिर हम कहते हैं कि अगर पूरा का पूरा R3 इससे बन सकता है, इस एक इक्वेशन से, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, इस सेट के अंदर जो तीन मेंबर्स हैं, हम कहते हैं कि ये वाला जो एस सेट है, इस स्पेन्स द होल R3, पूरा का पूरा R3 इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अब क्लियर है? सर ये सर क्लियर हो गया सर। 1 0 जी जी सर अगर इसके बजाय हम और ये तो फिर हाँ, स्पेन सेट जो है, स्पेन सेट यूनिक नहीं होता। स्पेन, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया हुआ है। जो 1 0 0 हमने हाँ, इसकी जगह कोई से भी और वेक्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 पहला पेयर हो गया, 3 4 5 दूसरा पेयर हो गया, और 6 7 8 तीसरा पेयर हो गया। ये भी हम ले सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या हमें अच्छा। उससे सारे वेक्टर बन सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इनकी जगह दूसरा कोई तीन और वेक्टर ले लें और आप फिर सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर ले, अगर आपका R3 बन रहा है तो फिर आपका ये वाला जो नया सेट होगा जिसके अंदर आपने ये वेक्टर नहीं लिए बल्कि दूसरे कोई तीन वेक्टर लिए हैं, तो अगर फिर भी हो सकता है तो फिर आप उस सेट के लिए भी कहेंगे कि हाँ, ये जो नया सेट हमने एस लिया हुआ है, दूसरा नाम उसको रख ले, तो वो सेट भी इसका स्पेन सेट होगा। तो स्पेन सेट यूनिक नहीं होता। आप एक वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारे स्पेन सेट पॉसिबल है, यस सर। ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपल स्पेन सेट है। इससे इस लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका जो वेक्टर है वो आसानी से बन सकता है। और हम देखेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है जब हम आगे ऑर्थोनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपको फिर मैं वहाँ पर इसकी तरफ मैं फिर से रेफर करूँगा कि ये क्यों स्पेशल है। इनको स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, वो आगे आ रहा है। तो अगर स्पेन सेट का आइडिया क्लियर नहीं है सो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज मैं दूसरे डेफिनेशन पे स्विच हो जाऊँगा। सर ये जो नॉर्मल वेक्टर हैं, ये जनरल नॉर्मल वेक्टर नहीं, हैं, ये जनरल वेक्टर हैं। यू एक जनरल जनरल वेक्टर वेक्टर सॉरी, R3 का। जी, तो ये जो हम आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ये मस्ट है कि इसमें जरूर रिप्रोड्यूस होगा कि नहीं? ये कंडीशन है, स्पेन सेट का डेफिनेशन यही है कि अगर आपके स्पेस का हर एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सके, ये आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। देखें तरीका क्या होता है, आपके स्पेन सेट के अंदर जो वेक्टर दिए हुए हैं उन वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन बना ले। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर इसको U1 U2 और U3 कह दिया। आप अपने जनरल वेक्टर को सपोज यहाँ पर लिख ले C1 C2 और C3, क्योंकि उससे हम ज्यादा फेमिलियर है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने से। तो इसको C1 कह ले, इसको C2 कह ले और इसको C3। तो इन C1 C2 और C3 को फिर आप इस फेयर में लिख ले कि मुझे
C1 C2 और C3 जो है ये मेरा 3 डायमेंशनल वेक्टर के जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर C1 होगा, यहाँ C2 और यहाँ पर C3। अब मैं इन C1 C2 और C3 की वैल्यूज अपनी मर्जी से कोई रियल नंबर रखता हूँ, अपनी मर्जी से रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर मैं यहाँ पर रखता हूँ, और जो वेक्टर मेरा करस्पॉन्डिंग बनता है, जो पेयर, अगर ये पेयर फिर यहाँ पर बिलोंग करता है R3 में, जितने भी मैं C1 C2 और C3 की वैल्यू या U1 U2 और U3 की वैल्यू चेंज करता जाऊं, नए वेक्टर बनते जाएंगे। तो अगर ये नए वेक्टर इसमें बिलोंग करते हैं और ये नए वेक्टर पूरा का पूरा स्पेस बनाते हैं, जब मैं C1 C2 या U1 U2 की वैल्यू चेंज करता हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि मेरे इस लीनियर कम्बिनेशन से पूरा का पूरा स्पेस बन रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये वाले जिनका हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये वेक्टर मेरे पूरे R3 को स्पेन कर रहा है, और इस सेट को हम कहते हैं कि ये स्पेन सेट है, और इसको हम टेक्निकली इस तरह से बोलते हैं कि इस स्पेन्स R3, ये वाला S जो है जिसके अंदर ये 3 वेक्टर्स हैं। और रिमेंबर कि ये स्पेन सेट, यहाँ पर ये वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान वाले मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, और इन तीनों से पूरा का पूरा R3 बन सकता है। आप बेशक खुद से चेक कर ले, ये U1 U2 और U3 के नंबर्स चेंज करते जाएं, आपको 3 डायमेंशनल प्लेन के सारे वेक्टर इस इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेट को कहा जाता है स्पेन सेट, जिससे पूरा का पूरा स्पेस आप भर सकते हो, पूरा का पूरा स्पेस बना सकते हो उनके लीनियर कम्बिनेशन से। हाँ, इस स्पेस के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 वेक्टर्स हो। ये देखिए, ये R3 है, आप इस चीज को भी कंफ्यूज ना करें कि ये R3 है तो मैंने इस सेट के अंदर 3 वेक्टर रखे हुए हैं। इसके अंदर 4 भी हो सकते हैं, इसके अंदर 50 भी हो सकते हैं, इसके अंदर 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पेन सेट के लिए ये कोई कंपल्शन नहीं है कि R3 का स्पेन सेट बन रहा है तो 3 आने चाहिए। नो, अगर ये R3 का स्पेन सेट है तो इसके अंदर 50 भी आप रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन जितने वेक्टर यहाँ पर है उससे कम नंबर होंगे। लाइक इसके अंदर बिलियन वेक्टर्स हैं तो ये उससे कम होंगे बिलियन से, जस्ट इन केस होते यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेन सेट का आइडिया क्लियर है? यस सर। यस सर। तो दिस इज अबाउट स्पेन सेट। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है, दिस इज अबाउट बेसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है, ये मेरे पास सपोज अपने जो वेक्टर स्पेस है, ये उस वेक्टर स्पेस का मैंने एक सेट लिया हुआ है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक सेट लिया हुआ था, तो ये एक सबसेट है मेरे वेक्टर स्पेस का। अब इस इज अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V। अब इस को हम बेसिस कहते हैं कब? इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इस spans the whole space, and number second condition is linearly independent। ये दो कंडीशन अगर ओबे हो, एक तो ये है कि बेसिस सेट के लिए दो कंडीशन है। बेसिस सेट का पहला कंडीशन ये है कि वो पूरे स्पेस को स्पेन भी करेगा, और उसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो लाइक ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3, स्पेन सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सारे वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्पेन सेट के अंदर ये कंपल्शन नहीं है कि सारे वेक्टर जो आप स्पेन सेट के अंदर लेते हैं वो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिस सेट, अगर आप किसी चीज को कहते हैं, अगर किसी सेट को आप बेसिस सेट कहते हैं, तो उसमें उस बेसिस सेट के अंदर जो वेक्टर्स होंगे ये वाले, ये इनका आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो बेसिस सेट स्पेन सेट से थोड़ा सा कम सेट होता है। इस सेट के अंदर आपको बहुत सारे वेक्टर्स आप रख सकते हैं। तो जब आप बहुत सारे वेक्टर रख लेते हैं 3 के अलावा, लाइक यहाँ पर ये R3 है तो मैंने इसका सबसेट 3 लिया हुआ है। अगर मैं इसमें 3 से ज्यादा वेक्टर रख लूँ, 4 5 10 20 50 जितने भी, तो चांसेस ये हैं कि ये वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन बेसिस सेट में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर आप नहीं रख सकते। बेसिस सेट में आप वो वेक्टर रखोगे जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो बेसिस सेट एक थोड़ा सा स्पेशल स्पेन सेट है। स्पेन सेट के ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा ले, और वो ये वाला कि अगर स्पेन सेट के जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो बेसिस बनाते हैं। ठीक है, और बेसिस यूजुअली स्पेन सेट से छोटा सेट होता है। स्पेन सेट एक बड़ा सेट होता है, क्योंकि स्पेन सेट के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिस सेट के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं आ सकते। तो स्पेन सेट एक बेसिस सेट जो है वो स्पेन सेट से थोड़ा सा छोटा होता है, और ये बेसिस का आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेन सेट से। हम बेसिस के साथ यूजुअली ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। और बेसिस को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच स्पेन द स्पेस, द मिनिमम नंबर ऑफ linearly independent vectors which spans the whole space is called a basis set।
तो आपको जो भी डेफिनेशन अच्छा लगे, आपको अगर आपको ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा आसान लगे या जो मैंने आपको वर्ड्स में बता दी वो अगर आपको इजी लगे, तो ये आपका बेसिस सेट का डेफिनेशन है। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एग्जांपल, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका मतलब क्या है। अब ये मेरे पास R3 स्पेस है। द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 इज आई जे के। आई जे और ये के जो है, ये तीन फेमिलियर आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, और इन आई जे के लीनियर कम्बिनेशन से हम पूरा स्पेस बनाते हैं। तो देखें, आई वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 0 0 इस ऑर्डर ट्रिपल में। फिर जे वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं 0 1 0 इस ऑर्डर ट्रिपल में, और के वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 0 1। तो ये मेरा आई यूनिट वेक्टर का नोटेशन है ऑर्डर ट्रिपल में, ये मेरे जे यूनिट वेक्टर का नोटेशन है ऑर्डर ट्रिपल में, और ये के का नोटेशन है। सिमिलरली इन आई जे और के को आप इन टर्म्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। कॉलम के फॉर्म में ये क्या होगा, ये कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स 1 0 0। फिर सिमिलरली इसका कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स 0 1 0। सिमिलरली इसको भी आप कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर ट्रिपल फॉर्म है, और इनको आप कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये कॉलम फॉर्म या कॉलम मैट्रिक्स का जो फॉर्म है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो R3 जो वेक्टर हैं, R3 जो स्पेस है, R3 स्पेस के लिए बेसिस सेट में कितने वेक्टर्स होंगे, 3, आई जे और के। इन 3 वेक्टर से आप पूरा का पूरा R3 स्पेस बना सकते हैं। सिमिलरली आप में से कोई बता सकता है कि R2 के लिए बेसिस वेक्टर क्या होंगे जिनसे हम पूरा का पूरा स्पेस बना सके R2 के लिए? क्या? आई जे। आई और जे। तो आई जे को अगर मैं इस नोटेशन में लिखूं तो वो क्या किस तरह आएंगे 2 डायमेंशनल में? 1 1 0 0 नो, उसमें 0 0 को 0 1 I इज इक्वल टू 1 0 और j इज इक्वल टू 0 1, बस। उसमें ये तीसरा नहीं लेना, उसके अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे 2 डायमेंशन के केस में। सो R3 जो है, एक्सक्यूज मी सर, जी सर R2 केस में आई जे मस्ट तो नहीं है ना, जे के भी हो सकते हैं और आई के भी हो सकता है। हाँ, वो आप डिफरेंट प्लेन में फिर आपके वेक्टर्स होंगे, बिल्कुल वो पॉसिबल है, दैट्स ट्रू। फिर अगर आप आई जे लेते हैं तो आप एक्स वाई प्लेन में अपने वेक्टर बनाओगे, लेकिन अगर आप जे के लिखते हैं तो आप वाई जेड प्लेन के अंदर आपके वेक्टर्स बनेंगे। तो ओके सर, ये यू आर राइट, ठीक है। थैंक तो यू। R2 के जो वेक्टर्स हैं, R2 के लिए जो बेसिस हैं वो I और J हैं, और इनको स्टैंडर्ड बेसिस कहा जाता है। और सिमिलरली R3 के जो बेसिस हैं वो I, J और K हैं। ये आइडिया थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ, क्योंकि R2 और R3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेसिक लेवल के ऊपर, क्योंकि इन्हीं R2 और R3 को हम जनरलाइज करेंगे। तो अगर आपको ये आइडिया 2 और 3 डायमेंशन में क्लियर हो जाए तो फिर इसको इन डायमेंशन में या हायर डायमेंशन में समझना ईजी रहेगा। सो लेट मी स्विच माई, ये मैं इस तरफ आता हूँ। ये आपको नया स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो वही हमने जो डिस्कशन कर ली कि यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस फॉर 2 डायमेंशंस, ये मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन लिया हुआ है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये रेड वेक्टर जो है दिस इज आई यूनिट वेक्टर, और ये ब्लू वेक्टर जो है दिस इज जे यूनिट वेक्टर। अब इसको मैं कॉलम फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो कॉलम मैट्रिक्स इसका ये होगा 1 0, और जे का कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा 0 1। अब आर मैं कोई जनरल वेक्टर बनाता हूँ आर, और आर मेरा एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा। अगर मैं उस नोटेशन में बात करूं, अगर मैं जनरल नोटेशन में बात करूं तो आर मेरे पास एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें x1 और x2 होंगे, अगर मैं जनरल की बात करता हूं। लेकिन जनरल को एट द मोमेंट आप इग्नोर कर ले, आप इसको स्पेसिफिकली देख ले x और y के टर्म में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा उस बेसिक आपका जो ऑलरेडी आइडिया बना हुआ है प्लान का, मैं उस नोटेशन में बात करना चाहता हूँ। तो ये x है और ये y है, और ये r जो वेक्टर है ये आपका 2 डायमेंशनल जनरल वेक्टर है, 2 डायमेंशन का। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है और y की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब यहाँ पर i और j के जो यहाँ पर वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पर पुट कर ले। ये i की वैल्यू यहाँ से आ गई और ये j की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब ये x और y जो है ये रियल नंबर है, और ये आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन xi प्लस वाई जे, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हैं। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं x और y की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा और मुझे इस प्लेन के सारे वेक्टर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिन इससे ऑब्टेन करना चाहता हूँ इस लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो ओरिजिन के लिए मैं x और y की वैल्यू क्या रखूंगा, x की जगह
0 y की जगह जीरो 0, जीरो तो मेरा zero. ओरिजिन ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। सपोज मुझे कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट्स से कोई भी पॉइंट चाहिए मुझे 4 5 पॉइंट चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करूंगा 4, y की जगह 5, तो देख लो यहाँ पर 4 पुट करूंगा इधर और यहाँ पर 5 पुट करूंगा, तो मुझे मेरा 4 जो पॉइंट है वो मुझे कॉलम फॉर्म में मिल जाएगा, या अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। सही है, तो यहाँ पर आप लेट्स सपोज मुझे इस क्वाड्रेंट में कोई सा वेक्टर चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए -6 और -8 इस क्वाड्रेंट में लेट्स सपोज, तो यहाँ पर x की जगह -8 और इसकी जगह -7 जो भी आप वैल्यू रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि x और y की जगह आप कोई से भी वैल्यू रखते जाएं, कोई भी आपकी मर्जी की वैल्यू आप रखते जाएं, एंड यू विल गेट योर 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो इससे ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन से, इस i और j के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस भर सकते हैं, और इस पूरे के पूरे स्पेस को भरने को हम कहते हैं कि आपने 2 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर दिया, कि इन दो वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर हैं i और j, ये आपका पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस जो है वो स्पैन कर रहे हैं, इन दो से पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस बन सकता है। तो हम कहते हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये वाले i और j, ये आपके 2 डायमेंशनल स्पेस के बेसिस हैं, ठीक है, और इनको स्टैंडर्ड बेसिस कहा जाता है। इनके अलावा दूसरे बेसिस भी हो सकते हैं जिससे आप पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान बेसिस हैं, और इनकी एक स्पेशलिटी है, ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल है, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट है, 1 मैग्नीट्यूड इसका भी और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपस में ऑर्थोगोनल है। तो इस तरह के बेसिस सेट को कहा जाता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट, जिसके अंदर वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हो और उनका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस बेसिस सेट को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, जब आप जनरली वेक्टर स्पेसेस पढ़ते हैं। तो ये तो आइडिया हो गया 2 डायमेंशन में कि वेक्टर्स आपस में मैग्नीट्यूड उनका यूनिट है, यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं दोनों, और आपस में जो उनका एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इनको स्टैंडर्ड बेसिस कहा जाता है, जिनके अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को आप स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं, बस सिंपल यही मतलब है। सो ये आपका 2 डायमेंशन में हो गया। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द 3 डायमेंशनल केस, लेकिन उस पर प्रोसीड होने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा वो कैसे बनेगा, उसका फॉर्म क्या होगा 3D में, आर वेक्टर का फॉर्म क्या होगा? xi plus y वेरी गुड, वेरी गुड। और आई वेक्टर उस फॉर्म में क्या होगा? आई वेक्टर 1 0 0 ठीक है, वेरी गुड। सो लेट मी शो यू दैट सर जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर एक्सक्यूज मी सर,